हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 5 दैट इज़ मिस कम्युनिकेशन जिसके बैरियर्स और इम्प्रूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मिस कम्युनिकेशन क्या होती है और कौन कौन से बैरियर्स होते हैं और उन बैरियर्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है व्हाट इज़ मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन इज़ अ रूइंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर कुछ बैरियर्स आ गए, उसके अंदर कुछ त्रुटियाँ आ गई हैं। अब वो बैरियर्स किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, शायद पर्सनल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपका जो मैसेज है ठीक प्रकार से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट इज़ हाउ डज मिसकम्युनिकेशन और बैरियर्स अराइज। कौन कौन से कारणों की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो पाता है। आप जैसे कि डायग्राम्स में देख रहे हैं बहुत सारे कारण हैं। पहला है टेक्निकल ब्रेकडाउन। टेक्निकल ब्रेकडाउन का बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और बीच में आपका वाईफाई का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। दूसरा देखेंगे रिसीवेबल अनएबल टू अंडरस्टैंड। कई बार हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तो रिसीवर के बारे में भी जानकारी नहीं होती कि रिसीवर का बैकग्राउंड कैसा होगा, उसकी एज कैसी होगी, उसकी जेंडर कैसा होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसा होगा, और हम बहुत टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपना मैसेज फ्रेम कर देते हैं और वो जो रिसीवर है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो उस मैसेज का गलत मीनिंग निकाल लेता है। अगला आपको दिख रहा होगा एटीट्यूड टुवर्ड्स सेंडर। कई बार हमारा जो सेंडर है उसके प्रति जो एटीट्यूड होता है वो नकारात्मक होता है, हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमें कम्युनिकेशन करता है तो हम उसका मतलब भी नेगेटिव सेंस में ही निकालते हैं, गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। अगला है रॉन्ग चैनल। रॉन्ग चैनल का मतलब है हम जो माध्यम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन का वो ही अपर्याप्त है। छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। आपने बच्चों को एडवर्टीज़मेंट, बच्चों के लिए चॉकलेट का एडवर्टीज़मेंट करना है तो ऑफकोर्स आप वो जो एडवर्टीज़मेंट करोगे वो शाम के टाइम करोगे, क्योंकि टीवी चैनल्स पे बच्चे शाम को ही प्रोग्राम्स देखते हैं, सुबह के टाइम तो वो स्कूल में बिजी रहते हैं। तो आपने चैनल या टाइमिंग आपकी ख़राब रही या आपने जो चॉकलेट की एडवर्टीज़मेंट दी वो बिज़नेस न्यूज़पेपर में दे दी, तो ऑफकोर्स बच्चे बिज़नेस न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका चैनल ही गलत हो गया। नेक्स्ट है नो फीडबैक। फीडबैक इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम अपने रिसीवर से फीडबैक नहीं लेंगे कि क्या उसको मैसेज समझ में आया या नहीं आया, तो कई बार जो सेंडर होता है वो ये ही भ्रम में रहता है कि रिसीवर को मैसेज मिल गया होगा और उसने उसका सही मतलब निकाल लिया होगा। लेकिन एक कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो पाती है अगर हम रिसीवर से उसका फीडबैक लेने कि क्या उसको मैसेज समझ में आया है या नहीं आया है। अगला है पुअर टाइमिंग। पुअर टाइमिंग की बात करें कि हमारा मैसेज भेजने का समय ही ख़राब है। फॉर एग्जांपल जो रिसीवर है वो ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड मतलब वो काम में बहुत बिजी है या उसकी हेल्थ उस दिन ठीक नहीं है और उस वक्त हम उसको कोई मैसेज भेज रहे हैं जहाँ पर वो अपना 100% अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो मैसेज का जो मीनिंग है वो गलत ड्राइव कर पाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ जार्गन। जार्गन का मतलब होता है जो टेक्निकल हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं वो कोई टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कि एक लेमैन पर्सन के लिए समझ आना कठिन होता है। तो जब हम कोई भी मैसेज फ्रेम करते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का या टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और सरल भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट है अनक्लियर मैसेज। कई बार क्या होता है मैसेज के अंदर क्लैरिटी ही नहीं होती है, हम ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो कई बार डबल मीनिंग जो सेंटेंसेस होते हैं, डबल मीनिंग जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो रिसीवर को उसका मतलब निकालने में कई बार दिक्कत महसूस होती है। अगला है रॉन्ग टारगेट। टारगेट वो व्यक्ति होता है जिसको हमने मैसेज कन्वे करना है। कई बार हमारा टारगेट ही गलत है, यानी मैसेज हम किसी और को कम्युनिकेट करना चाहते हैं और मिल किसी और को जाता है, तो जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रॉन्ग फॉर्मेट। रॉन्ग फॉर्मेट का मतलब समझते हैं। हर एक कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशली जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेशन को करने के लिए। कई बार हम उस फॉर्मेट का ही गलत इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट ही हमारा सही नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाता। आई होप आपको बैरियर समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के बैरियर्स हो रहे हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स हैं, सिमेंटिक बैरियर्स हैं,
कल्चरल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। अब डिटेल में हम इन बैरियर्स को पढ़ेंगे, ये बैरियर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक एक स्टडी है वर्ड्स की और उनके मीनिंग की। कई बार हम जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग ही गलत ड्राइव कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो मैसेज होता है वो गलत उसका मीनिंग ड्राइव हो जाता है। किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो वर्ड्स हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर आप रन RUN रन वर्ड देखेंगे डिक्शनरी में तो इसको 110 मीनिंग है। अब अंग्रेज़ी में हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, तो यहाँ पे आपने किसी और कंटेक्स्ट में रन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन जो रिसीवर है उसका मीनिंग किसी और कंटेक्स्ट में ड्राइव कर लिया, तो जो मैसेज है वो कम्प्लीटली क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। तो हमें जो वर्ड्स का चयन करना है वो भी देखकर करना है, क्योंकि कई बार सेम वर्ड के अनेकों मीनिंग्स होते हैं। अगला होता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब देखिए, एक जो मैनेजर होता है वो इन्फॉर्मेशन किससे रिसीव करता है? सुपीरियर से रिसीव करता है, और सबऑर्डिनेट उसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ता है। मोल्ड मतलब चेंज करना पड़ता है। तो अगर उसमें ज़रा से भी हम केयरलेसनेस बरतें तो फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से जो मैसेज होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगला है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कई बार हम ऐसा मान के चलते हैं कि रिसीवर को कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान है और उसके आधार पे ही हम मैसेज फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन हमने केवल अपनी धारणा से ये मान लिया कि सामने वाले को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो हमने उस जानकारी के बारे में उसके बारे में कुछ हमने ज्ञान नहीं दिया सामने वाले को। तो जिसकी वजह से जो रिसीवर जब मैसेज रिसीव करता है तो उसका वो मतलब ठीक से डिराइव नहीं कर पाता, क्योंकि स्पेशल मैसेजेस शुड बी मेड एब्सोल्युटली क्लियर, अदरवाइज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम रॉन्ग एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ क्लैरिफिकेशन। कई बार हमको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि सामने वाले को इसके बारे में पूरी क्लैरिटी है, तो हमें सामने वाले को क्लियर मैसेज, इसके साथ साथ अजम्पशंस हमें कम से कम लेनी चाहिए। सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि आपको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन है या नहीं, उसके बाद ही मैसेज फ्रेम करना चाहिए। अगला होता है नोटेशंस एंड कनोटेशन। ये कनोटेशंस होते हैं जो हमें वर्ड्स जो होते हैं उनके हम शॉर्ट फॉर्म्स निकाल लेते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, तो कई बार इनकी वजह से भी हमारा जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगला है हमारा टेक्निकल लैंग्वेज या जार्गन्स। जो इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर्स होते हैं, वो टेक्निकल काम करते हैं, उनकी एक सेपरेट टेक्निकल भाषा होती है। ये भाषा इतनी आसान या इतनी सिंपल नहीं होती कि हर कोई लेमैन उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो जिसकी वजह से भी वो टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। लास्ट है इसके अंदर बैड एक्सप्रेशंस। कई बार जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम उसको ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? मे बी हमारी भाषा डिफरेंट है। सपोज हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और हम इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, तो हमने बैडली उसको एक्सप्रेस कर लिया, जिसकी वजह से कुछ का मीनिंग कुछ और निकल गया। तो कई बार हमारा मैसेज का प्रेजेंटेशन बहुत पुअर होता है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, या वॉट एवर द रीज़न, हमारा मैसेज का प्रेजेंटेशन गलत होने की वजह से मैसेज के अंदर बैरियर्स आने शुरू हो जाते हैं। मैसेज का मतलब ठीक से डिराइव नहीं हो पाता है। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर greatly affects the capability of the employees so far as this communication is concerned। यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है। पहला है रूल्स एंड पॉलिसीज़। समटाइम्स जो रूल्स होते हैं वो बैरियर का काम करती हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मीडियम होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के हिसाब से होता है, और इससे परेशान होकर जो सेंटर होता है वो कुछ मैसेजेस को हेसिटेट करता है, मतलब वो शर्माता है कि मैं इन मैसेजेस को ना ही भेजूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हमारे रूल्स रेगुलेशन थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, कम्युनिकेशन फ्री होगा, तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए उत्साहित होंगे और जो डिस्टॉर्शंस हैं वो नहीं होंगी। नेक्स्ट है हिरारिकल पोजीशंस।
हिरारिकल पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स होते हैं। लेवल्स मतलब टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और क्या है, लोअर लेवल है। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनके लेवल के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। जब मैसेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी कि जो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचता है, यानी कि सपोज़ किसी लोअर लेवल एम्प्लॉई ने कोई मैसेज भेजना है अपने सुपीरियर को एट द टॉप लेवल, तो उसको डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मैंने मैसेज ठीक से फ्रेम किया भी है कि नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, वो मैसेज को टालना शुरू कर देता है। तो समटाइम इट कॉजेज डिले इन टेकिंग डिसीजंस। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमको फ़ोन की सुविधा चाहिए, लैपटॉप की सुविधा चाहिए, वाईफाई चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, हमारा फर्नीचर सूटेबल होना चाहिए। कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में सपोज़ आपका वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा है या आपके पास स्टेशनरी अपर्याप्त है, तो जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये देखिए, एक more number of managerial levels in an organizations results in delay in communication and information gets changed before it reaches the receiver। अब देखिए, लेवल बहुत सारे होते हैं। तो सपोज़ हमको कोई जानकारी देनी है अपने सीईओ को, अब डायरेक्टली तो सीईओ को नहीं दी जा सकती, तो क्या होगा, एक चेन फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब तक वो मैसेज टॉप लेवल तक पहुंचता है तब तक उसके बीच में बहुत सारी नेगेटिव या क्रिटिसिज्म हो जाती है या आप डिले हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से मैसेज डिले हो जाएगा या कई बार मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर्स। अब ये जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं, दे आर रिलेटेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो सेंडर रिसीवर की अगर हम बात करें तो ये जनरली फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट से रिलेटेड होते हैं। सुपीरियर की बैरियर्स की बात करें तो पहला होता है रिगार्ड एंड एटीट्यूड। अब ये देखते हैं कि जो सुपीरियर होता है वो अपनी उसके एक स्टेटस मेंटेन करके रखता है, उसका एक एटीट्यूड होता है। तो कई बार वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी मैसेज कम्युनिकेट नहीं करता, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसकी कमियां अगर उजागर हो गई तो जो उसका सबऑर्डिनेट उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो इसकी वजह से कुछ मैसेज वो डिले कर देगा या उनको कंसील कर देगा। नेक्स्ट है मैसेज ओवरलोड। कई बार इतनी सारी जानकारी इतने कम समय में उपलब्ध हो जाती है कि कौन सी जानकारी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कौन सी को नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगला है डिस्ट्रस्ट। कई बार सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स पे विश्वास ही नहीं रखता है, वो सोचता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतना महत्वपूर्ण डेटा अगर मैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करूँगा और मेरा जो सबॉर्डिनेट है वो इतना एलिजिबल नहीं है, इतना समर्थ नहीं है कि उस डेटा को, उस जानकारी को ठीक से इस्तेमाल कर सके, तो वो कई बार डिस्ट्रस्ट की वजह से अपने सबॉर्डिनेट से ठीक प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अगला होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, सुपीरियर खुद ही अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देता है, वो अपने आप पे इतना विश्वास रखता है कि वो आगे मैसेज कम्युनिकेट करता ही नहीं। वो कहता है कि मैं ही सोल डिसीजन मेकर हूँ और मुझको आगे जानकारी देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस ईगो और इस सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से भी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगला होते हैं बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। पहला है दे डिसलाइक टू शो मिस्टेक। अब देखिए, इंसान गलती तो करता है और स्पेशली जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गलती पर बॉस से डांट ज़रूर पड़ती है, तो कई बार वो अपनी गलती को छुपाने के लिए ही कम्युनिकेट नहीं करता है। दूसरा है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अब देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं देते हैं उनके अच्छे काम के लिए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर सजेशंस और आइडियाज़ आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस। और आज के युग में जब हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट्स को पूरा अधिकार है, उनको इतना अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने जो व्यूज़ हैं, अपने थॉट प्रोसेस हैं, अपनी सजेशंस हैं और अपनी कंप्लेंट्स इवन टॉप और मिड लेवल तक पहुंचा सके, अपने सुपीरियर तक पहुंचा सके। तो अगर जो सुपीरियर है सबऑर्डिनेट्स की कंप्लेंट्स को, सजेशंस को, उनके फीडबैक को इम्पोर्टेंस नहीं देता, उनको तवज्जो नहीं देता, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी फिर आगे से कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अगला है लैक ऑफ इंकरेजमेंट। देखिए, अगर आप किसी को प्रोत्साहित करेंगे किसी अच्छे काम के लिए तभी वो आगे से काम करेगा। तो कई बार दिस लैक ऑफ मोटिवेशन कि अगर कोई सबऑर्डिनेट ने कोई अच्छा आइडिया दिया भी है अपने बॉस को और बॉस ने उसको इनकरेज नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम से वो सबऑर्डिनेट अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करना बंद कर देगा।
नेक्स्ट है अनविलिंग टू communicate. Sometimes the subordinates do not want to send any information to their superiors. अगर को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है नेगेटिव नेचर की है तो उससे उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, तो वो जानबूझ के उस जानकारी को छुपा कर रख लेते हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स। ये जो इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स होते हैं क्योंकि हमारी जो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता, हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते, और जिसके वजह से हम कई बार भावुक होकर कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। अब ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। पहला है लैक ऑफ अटेंशन। समटाइम्स जो हम अपना पूरा ध्यान से काम नहीं करते, जिसकी वजह से जानकारी है उस हमारे माइंड में रिटेन नहीं रह पाती और हम आगे उसको कम्युनिकेट ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। दूसरा है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। समटाइम्स द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्राई टू टेक आउट मीनिंग विदाउट मच थिंकिंग एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और इवन बिफोर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन विच कैन बी रॉन्ग। अब ये समझते हैं, कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कुछ मन में धारणा बना लेते हैं, या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से कुछ धारणा बना लेते हैं, चाहे वो धारणा सही है या गलत है, पर हम ये मान के चलते हैं कि हमने इसके बारे में सोच लिया तो यही सही होगा, पर एक्चुअल में वैसा नहीं होता। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हमारी एजम्पशन है वो गलत भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी हमारी जो क्या है इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगला है पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम एक एस्टिमेट के अनुसार जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे 30% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि हमारी केयरलेसनेस की वजह से। तो पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स दैट विद एवरी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स रियलिटी गेट रिड्यूस। अब आप कोई भाषा, जिसकी वजह से र्यूमर्स फैलते हैं, आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा होगा कि र्यूमर्स क्या होते हैं, गॉसिप्स क्या होते हैं। स्पेशली जब ओरल कम्युनिकेशन होता है तो हमें सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती, और हम को जब किसी और को कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं बताने, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि कई बार खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अगला है लॉस बाय ट्रांसमिशन। मैंने बताया कि हम जब हम किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, रास्ते में कुछ हम याद नहीं रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है। अगला है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, हम सामने वाले के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते कि वो इन्फॉर्मेशन को बचा पाएगा, तो इसकी वजह से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन कंसील करके रख लेते, छुपा कर रख लेते, क्योंकि हम सामने वाले के ऊपर विश्वास कायम नहीं कर पा रहे हैं। अगला है इमोशंस। इमोशंस से इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, जो ह्यूमन बीइंग है उसके दिमाग में, उसके दिल में बहुत सारे इमोशंस हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, और कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब होते हैं, या हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो उस समय अगर हम कोई डिसीजन ले लेते तो कई बार गलत हो जाता है, या उस वक्त हमें कोई जानकारी मिल जाती है तो हम उसका ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते। तो इमोशंस का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी इमोशनल बैलेंस को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी ना हो जाए और हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हिंडर ना करे, हमारी हेल्थ को, हमारे सोचने के प्रोसेस को हिंडर ना करे, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, दीज आर कॉज ड्यू टू फॉल्टी फिजिकल कंडीशंस। अभी फॉल्टी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि आपकी जगह पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, या आपके पास लैपटॉप नहीं है, या आपका जो ऑफिस का स्पेस है बहुत ज़्यादा कम है, या ऐसी जगह पर आपका ऑफिस है जहाँ पर बहुत शोर आ रहा है, आसपास कोई शादी समारोह चल रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती रहती है, या आपका जो मोबाइल कनेक्शन है बहुत पुअर है। यानी जो फिज़िकल बैरियर्स होते हैं उसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, उसकी वजह से आप ठीक से काम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लाइटिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगला है हाउ कैन वी ओवरकम दिस बैरियर्स। हम किस प्रकार से इन कम्युनिकेशन के बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। पहला है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप देखिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर स्पेशली अगर हम बॉटम से टॉप लेवल इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करें तो बहुत सारे चैनल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, या डिस्टॉर्ट हो जाती है, जानकारी अधूरी ट्रैवल करती है। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इंफॉर्मेशन जल्दी पास ऑन की जा सके। अगला है रिडक्शन ऑफ फॉर्मेलिटीज़। अभी रिडक्शन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ को समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अब आप कॉलेज में हैं, आपको कोई प्रिंसिपल तक कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, तो जनरली क्या करते हैं, आप अपने क्लास इंचार्ज को दे देते थे, क्लास इंचार्ज डायरेक्ट फिर प्रिंसिपल तक पहुंचती थी। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो डिले हो जाएगा, आपको फॉर्मेलिटीज़ का प्रयोग करना। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब जैसे सपोज़ आपको अगर कोई लेटर लिखना है सीईओ को, तो वो प्रॉपर ईमेल के थ्रू होना चाहिए, कंपनी की ईमेल के थ्रू होना चाहिए, उस पर आपके बॉस के सिग्नेचर्स होने ज़रूरी हैं, मतलब उसके ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब फॉर्मेलिटीज़ की वजह से कई बार क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन डिले हो जाता है। तो इन सब फॉर्मेलिटीज़ को कई बार हमको दूर करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप 12th में थे, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन पढ़ा था। स्केलर चेन भी क्या था, आप अपना शॉर्टकट अपना लेते हैं ना, कि आपने किसी से भी बात करनी है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू ना जाकर आपने बीच में शॉर्टकट अपना लिया कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें फॉर्मेलिटीज़ को थोड़ा कम कर देना चाहिए, फ्लेक्सिबल बना लेना चाहिए अपने स्ट्रक्चर को, ताकि इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी इसेंशियल। अब अगर हम अपने रिसीवर को चांस ही नहीं देंगे कि फीडबैक वो दे पाए कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, नहीं मिली है, क्या उसने उसका ठीक से मतलब डिराइव किया है, और हम एज्यूम कर लेंगे कि उसको सब कुछ समझ में आ गया, तो कई बार ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बैरियर का। तो इसको दूर करने के लिए हमें टाइम टू टाइम फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं लेबर और सुपीरियर के बीच में। तो अगर एक हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसके अंदर लेबर और मैनेजमेंट के जो समन्वय है, जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है, तो जिसकी वजह से अगर लेबर अपनी कोई कंप्लेंट्स पहुंचाना चाहती है, अपने कोई सजेशंस देना चाहती है, वो अपनी पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस करना चाहती है, वो इमीडिएटली टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच जाए, और टॉप मैनेजमेंट भी आपकी लेबर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो इमीडिएटली उन तक पहुंचा पाए। तो इसके बीच में कोई दूरी ना हो, इसके बीच में कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना हो, इसके लिए हमें लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन को सकारात्मक बनाना आवश्यक है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। देखिए, ट्रेनिंग और सेमिनार्स आर वेरी वाइटल। अब ये ऐसे ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ट्रेनिंग और सेमिनार्स के माध्यम से हम नए नए कम्युनिकेशन के चैनल्स के बारे में जानकारी देते हैं, हमें कम्युनिकेशन कैसे पहुंचानी चाहिए सामने वाले के लिए। उसके लिए हमने इससे पहले चैप्टर में ऑडियंस एनालिसिस पढ़ा था कि ऑडियंस को कैसे एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेनिंग और सेमिनार्स के माध्यम से हम अपने ऑडियंस को समझ पाने में हमको सहयोग मिलेगा, हमें डिफरेंट मॉडर्न चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता चलेगा, कौन सा चैनल हमें कब प्रयोग करना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब हम इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं कि एट द क्लिक ऑफ माउस आप गूगल पे हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमको ये मॉडर्न कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक हमें अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का सबसे यूज़ होने वाला माध्यम क्या है आज के डेट में, मोबाइल है। और अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी, हमारे पास वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, जो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है वो मिलना चाहिए। तो जितने भी आधुनिक माध्यम है जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाएँ वो उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर हर व्यक्ति को एक मौका मिलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति के लिए अपने विचार प्रकट करे, अपने आइडियाज़ दे, अपने व्यू पॉइंट रखे, तो उसको लगेगा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। उसको इतना महत्व दिया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ फ्रेम करने में समर्थ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे से कार्य करेगा, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन अब की अपनत्व की भावना आ जाएगी। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन, हर एक का पार्टिसिपेशन है, ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो हमें जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, स्पेशली जो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करें, वहाँ कम से कम हो, ताकि हमारा जो मैसेज है डिस्टॉर्ट ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ प्रॉपर मीडिया। कौन सा माध्यम हमें कब चूज़ करना है, इसका क्या महत्व है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम सभी अच्छे माध्यम का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना आए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।